नमस्कार। ज्ञान व संचार यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु, भाषा, व्याकरण, लिपि। भाषा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के कारण मनुष्य परस्पर विचार, मन के भाव, संदेश, सूचना आदि के अभिव्यक्ति हेतु भाषा का ही प्रयोग करता है। जब तक कोई भी व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक हमें उसके मन के विचारों का पता नहीं लगता है। प्राचीन काल में भी मानव भाषा के अभाव में केवल संकेतों से आपस में विचारों का आदान प्रदान करता होगा। पहले प्राचीन समय में संकेतों से एक दूसरे के भावों को हम समझते होंगे। धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ, इसी के साथ ही भाषा का विकास हुआ। व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों में प्रयुक्त मानक भाषा अस्तित्व में आई। भाषा से हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान एवं महान परंपराओं को जान पाए हैं। भाषा का ज्ञान व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक संबंधों के अन्य कई संबंधों के लिए परम आवश्यक। भाषा से ही मनुष्य आपस में संबंध बनाए रखने में सफल हुए हैं। बिना भाषा के एक दूसरे के विचारों को जान पाना बहुत मुश्किल था। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा एवं व्याकरण। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में हम जानेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ है भाष वक्तायाम वाची, यानी कि व्यक्त वाणी। विचार व्यक्त करने का साधन भाषा है। यानी एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाता है, वो अपने विचारों को व्यक्त जिस माध्यम से करता है वह भाषा कहलाती है। परिभाषा परस्पर विचार विनिमय का माध्यम ही भाषा कहलाता है। विचार विनिमय यानी विचारों का जो आदान प्रदान हम करते हैं उसके माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरों की बात समझना और उनको अपनी बात समझाना ही विचार विनिमय है। यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना और उसकी बात को ग्रहण करना। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम विचारों को लोगों के समक्ष किसी भी रूप में प्रकट करते हैं। भाषा द्वारा ही दूसरों के विचार समझ सकते हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और उस दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझने के लिए भी हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, चीनी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया जैसी अनेक भाषाएं हैं। इस संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें से कुछ प्रमुख भाषाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाषा के भेद। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा के बारे में हम जानते हैं। जब हम अपने भाव व विचार बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर समझते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। यानी कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने भाव व विचारों को मुख के द्वारा बोलकर दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं या दूसरे के विचारों को हम जो वह बोलता है उनको हम सुन करके समझ लेते हैं, इसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ये मौखिक भाषा क्या है? जैसे दो लोगों की बातचीत, दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। रेडियो पर प्रसारित समाचार, हम रेडियो पर बोलकर जो समाचार आदि प्रसारित किए जाते हैं उनको सुनकर हम समझते हैं। वक्ता का मंच पर भाषण। कोई भी वक्ता है, नेता है, वह अपना मंच के ऊपर भाषण देता है, वह हम सुनकर के समझते हैं। कक्षा में अध्यापक व छात्रों की बातचीत। जब हम कक्षा में पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं अध्यापक जी बोलकर हमें कोई भी विषय है उसको समझाते हैं और जो छात्रों की बातचीत है, जो छात्रों के विचार है उनको सुनकर समझते हैं। ये तो हो गई मौखिक भाषा। दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। जब हम अपने भाव व विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव व विचार स्वयं पढ़कर समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे के जो विचार है वो लिखे हुए हैं उनको हम पढ़ करके ग्रहण करते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका में लिखना। छात्रों को किसी प्रश्न का उत्तर लिखने को कहा जाता है तो वह उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर लिखता है, तो उन छात्रों के विचार अध्यापक तक पहुंच जाते हैं। लेखक द्वारा कहानी लिखना। किसी लेखक के मन में कोई कहानी आ रही है तो उसको लिख देता है और उस लिखी हुई कहानी को हम पढ़ते हैं तो वह हमारे तक पहुंच जाती है और हम उसको समझ पाते हैं। पत्र लिखना। कोई व्यक्ति हमारा निजी संबंधी हमसे दूर है तो हम उस पत्र के माध्यम से अपने विचारों को उन
तक लिख करके पहुंचा देते हैं और वह हमारे विचारों से अवगत हो जाता है। कंप्यूटर पर टाइप करना, कंप्यूटर पर अपने विचारों को टाइप करना या कोई भी भाव है उनको संकलित करना और उनको लिख करके पहुंचाना, ये भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है। भाषा और बोली, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली क्या है? छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, उसको हम बोली कहते हैं। कहा भी गया है, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, यानी कि प्रत्येक कोस पर पानी में कुछ अंतर आ जाता है, उसी प्रकार 5 कोस पर बोली में भी अंतर आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल का रूप, साहित्य रचना नहीं होती, व्याकरण में शब्दकोश नहीं होता। ये बोली की विशेषताएं हैं कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ये अविकसित होती है, इसका विकास अच्छी तरह नहीं हुआ होता है। यह आम बोलचाल की भाषा का रूप होता है, इसमें कोई साहित्य रचना नहीं की जा सकती है, इसका कोई व्याकरण और शब्दकोश भी निर्धारित नहीं होता है। किसी बोली का संरक्षण तथा क्षेत्र विस्तृत होने पर उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है तो भाषा बनने लग जाती है। कोई भी बोली हो उसको संरक्षण प्राप्त हो जाता है और उसका विस्तार हो जाता है तो वो धीरे धीरे भाषा बनने लगती है। तो अब हम बात करते हैं हिंदी की बोलियों की। बोलियों के आधार पर हिंदी को 5 उपभाषाओं और 22 प्रमुख बोलियों में बांटा गया है। पहली है पूर्वी हिंदी, दूसरी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, तीसरी बिहारी, चौथी राजस्थानी और 5वीं पहाड़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौज। बिहारी की प्रमुख बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, बागड़ी। पहाड़ी की प्रमुख बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी। इस प्रकार से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, 22 प्रमुख बोलियां हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बोलियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भाषा की इकाइयां, भाषा की 5 इकाइयां हैं। ध्वनि, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा के मौखिक रूप में प्रयोग, ध्वनि जो है भाषा के मौखिक रूप में प्रयुक्त की जाती है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, वर्ण कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। वर्ण क्या है? भाषा की छोटी छोटी इकाई होती है जिसके कोई टुकड़े फिर नहीं किए जा सकते हैं। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे क, धन, मैं, धन, ल, तीनों को मिलाकर कमल यह शब्द बनता है और ये एक सार्थक शब्द है। पद, विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, ये विभक्तियों युक्त शब्द है, इसको हम पद कहेंगे। वाक्य, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, जैसे वह जयपुर जाता है। वाक्य में जो वक्ता है उसके शब्दों का पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट होता है तो वह वाक्य कहलाता है। इस प्रकार भाषा की 5 इकाइयां मानी जाती है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। व्याकरण, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। परिभाषा, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने एवं पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना, बताना। भाषा का शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के जो नियम हमें बताता है, जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने के नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। भाषा के लिखने व बोलने के नियमों की जानकारी, यानी कि व्याकरण भाषा के लिखने और बोलने के नियमों की जानकारी हमें प्रदान करता है। नियमों में स्थिरता व मानकता स्थापित करना, एक निश्चित व्याकरण होने के कारण जो भाषा के नियम होते हैं उनमें स्थिरता आती है और उनको एक मानक रूप प्राप्त होता है। भाषा को परिनिश्चित रूप प्रदान करना, भाषा का एक निश्चित रूप प्रदान किया जा सकता है जिससे भाषा को समझने में आसानी होती है। भाषा को सर्वमान्य स्थायी रूप प्रदान करना, व्याकरण के कारण भाषा को एक सर्वमान्य
और स्थायी रूप मिलता है, जिससे सभी लोगों को एक जैसे नियमों की जानकारी दी जाती है, जिससे एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 पद विचार, 4 वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार, जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मिलाने की विधि का ज्ञान कराया जाता है। वर्ण विचार में क्या होता है कि वर्णों के जो आकार होता है, उसके भेद होते हैं, उनको कैसे उच्चारित किया जाता है, उनको मिलाने की विधि क्या होती है, इन सब का ज्ञान वर्ण विचार में किया जाता है। 2 है शब्द विचार, जिसमें शब्दों के भेद, रूप, उत्पत्ति आदि का ज्ञान कराया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के भेदों को, उसके रूप की, उसकी उत्पत्ति का ज्ञान हमें बताया जाता है। पद विचार, शब्द से पदों का निर्माण एवं उनका वाक्यों में प्रयोग का ज्ञान कराया जाता है। वाक्य विचार, जिसमें वाक्यों के भेद, वाक्य बनाने एवं अलग करने की विधि तथा विराम चिन्हों का ज्ञान कराया जाता है। वाक्य विचार में क्या होता है कि वाक्यों के कितने भेद होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, कैसे अलग करते हैं, विराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, का ज्ञान हमें वाक्य विचार में किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। लिपि, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, जिसके एक निश्चित चिन्ह होते हैं, उसको लिपि कहा जाता है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसी तरह अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी है। अलग अलग जो भाषाएं उनकी अलग अलग लिपि होती है, लेकिन कुछ भाषाओं की देवनागरी है। हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि भारत की 2 प्राचीन लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। इनमें से ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, जो हिंदी की लिपि है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं: यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उच्चारण के अनुरूप लेखन, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। शिरोरेखा का प्रयोग, वर्णों की स्पष्टता, अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनि के लिए पृथक चिन्ह, मूक वर्ण नहीं, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, भारत की अनेक लिपियों के निकट। यह है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। इसको बाईं से दाईं ओर हम लिखते हैं, जैसा हम बोलते हैं, उच्चारण जैसा करते हैं, उसके अनुसार इसको लिखा जाता है। एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है, जैसे क वर्ग है, क, ख, ग, घ, इन सब क वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान होता है। शिरोरेखा का प्रयोग, इसमें अक्षरों के ऊपर रेखा खींची जाती है, उसको शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों की स्पष्टता, इसमें सभी वर्ण स्पष्ट होते हैं, जैसे अंग्रेजी में ओ और गणित के जीरो में समानता होती है, इस प्रकार इसमें नहीं होती है, यहाँ वर्णों की स्पष्टता होती है। अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनि के लिए यहाँ पृथक पृथक चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। मूक वर्ण, हिंदी में कोई वर्ण साइलेंट नहीं होता है अंग्रेजी की तरह, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम यहाँ नहीं होता है। इस प्रकार ये देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। इस वीडियो में आपने पढ़ा भाषा, व्याकरण एवं लिपि। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एक और नए वीडियो को लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।